अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। आज का बच्चों जो टॉपिक है वो हमारा मेटा मॉडलिंग से रिलेटेड है। हम लोगों ने मेटा मॉडल को डिटेल में डिस्कस किया था कि मेटा मॉडल क्यों बनाया जाता है, ठीक है। और जो है उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो कौन सी होती है। मेटा मॉडल एक सेपरेट चीज है और मॉडलिंग तो यानी कि ये वर्किंग फॉर्म है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर वाला उसकी वर्किंग कर रहे हैं। और मेटा मॉडल यानी कि मॉडल क्रिएशन, ठीक है। एक मेटा मॉडल का क्रिएट होना, ठीक है। मॉडल अबाउट मॉडल का क्रिएट होना। और यहाँ पर हम लोग जब मेटा मॉडलिंग की बात करें तो यहाँ पे हम उसकी वर्किंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अब जो बेसिकली मॉडलिंग की लैंग्वेजेस है ना, हमारे पास इसमें दो तरह के सिंटेक्स या दो तरह के वेज मौजूद हैं, ठीक है। एक जो वे है वो हमारे पास है ग्राफिकल, और जो दूसरा है ना आप उसको कह सकते हैं कमांड बेस्ड। ये शायद बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हो, ठीक है। इवन जो आप लोगों की ये MDSD के अंदर हम जब ऑटोमेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम ग्राफिकल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम किसी भी मॉडल को ग्राफिकल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और हमें जो है वो ऑटोमेटेड कोड मिलता है। ग्राफिकल चीजें, ग्राफिकल कंटेंट या ग्राफिकल डायग्राम, ग्राफिकल मतलब ये कि जैसे कि क्लास डायग्राम हो गई, ठीक है। तो वो ग्राफिकल वे में किसी UML टूल के ऊपर बनी हुई, ठीक है। आपने किसी मॉडल को दी और मॉडल ने आपको कोड दिया, ठीक है। एक ऑटोमेशन ये वाली चीज है। दूसरी ऑटोमेशन है कमांड बेस्ड। आपने एक कमांड एंटर की और आपके पास ऑटोमेटेड कोड आपको मिल गया, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आप लारावेल की ओथ की एग्जांपल ले लें, ठीक है। आपने सिंपल वो ओथ की एक कमांड डाली, आपको फ्रंट एंड व्यूज भी जो है वो मिल जाते हैं। सारी की सारी ऑथेंटिकेशंस लगी हुई होती हैं, पासवर्ड की इंक्रिप्शंस हुई हुई होती हैं, सारा कुछ हैशेस वगैरह सब कुछ आपको बना बनाया मिलता है, ठीक है। तो अब यानी कि आपकी ऑटोमेशन भी इन दो वेज में होती है। इसी तरह से बच्चों मॉडलिंग के भी बेसिकली दो वेज हैं, ठीक है। ये जनरली दो वेज ही एग्जिस्ट करते हैं। अब मॉडलिंग की जब हम बात करें तो ग्राफिकल मॉडलिंग में आ जाती है बच्चों UML मॉडलिंग, जो कि हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज UML, ठीक है, ग्राफिकल में आ जाएगी। और जो कमांड बेस्ड है बच्चों, इसको बच्चों मेनली इसके लिए जो टर्म यूज होती है ना वो FDD की यूज होती है। इसे कहते हैं फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, या FDDL भी कहते हैं, सिंपल FDL भी कहते हैं। अभी मैं FDD लिख रही हूँ, ठीक है। जनरली जो टर्म यूज होती है, ठीक है, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कमांड बेस्ड चलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अगर फॉर लूप लगाया हुआ तो हम लिखते हैं फॉर, ठीक है, प्रॉपर वाले लिखते हैं फॉर। फिर अगले बंदे को, डेवलपर को समझ आ जाता है कि यहाँ पे वो फॉर लूप की बात कर रहा है, ठीक है। फिर अगर हमने कहीं लूप एंड करना होता है तो हम लिखते हैं फॉर लूप एंड। इस तरह से हम कुछ इंग्लिश इस तरह के कुछ वर्ड्स लिखते हैं, कुछ वेरिएबल्स लिखते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंटर्स लिखते हैं, कुछ इस तरह की चीजें हम लोग बता रहे होते हैं। थोड़ा सा ये कमांड बेस्ड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो हम इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और हमें फर्दर जो है वो हमारी चीजें मॉडल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये दो बेसिकली मॉडलिंग के वेज थे। हम बात कर रहे हैं मेटा मॉडलिंग की, ठीक है। तो मेटा मॉडलिंग बच्चों क्या कर रहा है, मेटा मॉडल्स आर मॉडल्स दैट मेक स्टेटमेंट्स अबाउट मॉडलिंग। जब भी आप लोगों ने मॉडलिंग करनी है, मेटा मॉडल्स हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि मॉडलिंग जब भी हम लोगों ने करनी है, चाहे वो डायग्राम्स के लिहाज से, चाहे वो हम लोग कोड रिट्रीवल की बात कर रहे हैं, तो मॉडलिंग से रिलेटेड तमाम तरह की स्टेटमेंट्स कि इस तरह से मॉडलिंग की जाएगी, वर्क फ्लो ये होगा, ठीक है, ये कंडीशंस लगाई जाएंगी, ठीक है, ये हमारे मेन एक्टर्स हैं, ठीक है, ये हमारी मेन एंटिटीज हैं। तो ये तमाम के तमाम स्टेटमेंट्स के मॉडलिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है। जैसे कि हमें, हमारे लिए हर मॉडल का एक रूल है, यूज केस डायग्राम क्रिएट करने के कुछ रूल्स हैं। अगर आप वो रूल्स फॉलो करेंगे तभी वो जो मॉडल है वो यूज केस मॉडल कहलाएगा। इसी तरह से क्लास डायग्राम की बात करते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। आपको प्रॉपरली एक क्लास, एक एंटिटी बनानी पड़ेगी, और सिर्फ एंटिटी नहीं बनानी पड़ेगी, उसके वेरिएबल्स भी देना पड़ेंगे, उसके फंक्शंस भी देना पड़ेंगे, ठीक है, तभी वो क्लास डायग्राम कहलाएगी। इसी तरह से DFD डायग्राम्स की बात करते हैं तो आपको प्रॉपरली प्रोसेसेस बताने पड़ेंगे, ठीक है, उनके फ्लोज भी बताने पड़ेंगे, एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चर्स भी बताने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपने तमाम के तमाम हर मॉडल का, हर डायग्राम के रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अगर वो तमाम रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो करोगे तभी वो मॉडल
उस स्पेसिफिक नेम से जाना जाएगा, जैसे स्टेट डायग्राम्स। अब स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ रूल्स आप उनके यूज कर रहे हैं। अगर आप स्टेट डायग्रामिंग के रूल्स यूज नहीं करते तो उस डायग्राम को स्टेट डायग्राम नहीं कहा जाएगा। इस तरह से यूज केस डायग्राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूज केसेस डायग्रामिंग के जो रूल्स हैं, आपने वो रूल्स अप्लाई किए हैं, तभी उस डायग्राम की शेप जो है वो यूज केस डायग्राम जैसी है, ठीक है। इसी तरह से एक्टिविटी डायग्राम की बात करें तो एक्टिविटी डायग्राम के भी रूल्स हैं, आपने अगर वो रूल्स फॉलो किए तब भी वो डायग्राम एक्टिविटी डायग्राम कहला रही है। यानी कि डायग्राम को देखकर हमें मॉडल का पता चल जाता है कि ये डायग्राम किस मॉडल की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। डिजाइन मॉडल की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, हमें या यूजर स्टोरीज की तरफ हमें लेके जा रहा है, या आर्किटेक्चर की तरफ लेके जा रहा है, या इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो डिजाइन को देख के पता चल जाता है। तो ये तमाम डिस्क्रिप्शंस, तमाम स्टेटमेंट्स के डिजाइन या मॉडल्स किस तरह के बनेंगे, हमें कहाँ से मिलेंगी? मेटा मॉडल से, ठीक है। तो मेटा मॉडल्स बेसिकली मॉडल्स से रिलेटेड या मॉडलिंग से रिलेटेड तमाम की तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। जी, मेटा मॉडल डिस्क्राइब द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल्स इन एन एब्स्ट्रैक्ट वे। मॉडल्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेटा मॉडल की, ठीक है, यानी कि मॉडल अबाउट मॉडल, जैसे हम डाटा अबाउट डाटा कहते हैं, ठीक है। एक मॉडल की डिटेल्स हमें दूसरे मॉडल से मिल रही हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि वो बेसिकली मेटा मॉडल है, ठीक है। एक मेटा मॉडल है और जो उसका इंस्टेंस होगा या उससे फर्दर जो हम चीज निकालेंगे वो एक मॉडल होगा, ठीक है। तो मॉडल्स जो हैं उनकी डिटेल्स या उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कहाँ पर पड़े हुए हैं? मेटा मॉडल्स के अंदर पड़े हुए हैं। किस वे में? एक एब्स्ट्रैक्ट वे के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक। इट डिफाइंस द कंस्ट्रक्ट ऑफ अ मॉडलिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज जो भी मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि यूएमएल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है, यूएमएल लैंग्वेज के अंदर कौन सी शेप किसको डिनोट कर रही है, ठीक है। ओवरऑल जो पूरी लैंग्वेज की कंस्ट्रक्शन होती है वो सारी की सारी कहाँ पर डिफाइन की जाती है? मेटा मॉडल्स के अंदर डिफाइन हुई होती है। चीजों के रिलेशनशिप्स आपस में क्या क्या हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो रूल्स और रेगुलेशन है, ये तमाम के तमाम जो हैं वो मेटा मॉडल्स के अंदर डिस्क्राइब किए जाते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रेंट्स का मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता दिया, कंडीशंस होती हैं, मॉडलिंग के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, बट नॉट द कंक्रीट सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज। मगर कंक्रीट सिंटैक्स नहीं होता, ठीक है। वैसे कौन से कंस्ट्रेंट्स होंगे, रिलेशनशिप्स क्या होंगे और ओवरऑल मॉडलिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है वो बताया जाता है, ठीक है। मगर कंक्रीट सिंटैक्स जो है वो हमारे पास मॉडल्स के अंदर या मेटा मॉडल्स के अंदर डिफाइन नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, मेटा मॉडल्स आर मॉडल्स हैव अ क्लास इंस्टेंस रिलेशनशिप। तो एक क्लास जो होती है, ठीक है, हम कहते हैं वो एक टेम्पलेट की फॉर्म में, ठीक है। एक टेम्पलेट है और उससे रेलेवेंट हर तरह की चीज, रेलेवेंट चीज क्रिएट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्लास बनाई बॉक्स की, मेरी क्लास का नाम क्या है? बॉक्स, ठीक है। तो अब इस क्लास को यूज करते हुए मैं किस किस तरह की शेप बना सकती हूँ? ये जितनी भी मैं शेप्स बना रही हूँ ये तमाम के तमाम बनाई जा सकती है बॉक्स क्लास को यूज करते हुए। यस मैम। ठीक है, हर तरह की शेप जो है वो बनाई जा सकती है, ठीक है, क्लास, ये बॉक्स क्लास को यूज करते हुए। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड है, इनके सिर्फ सिर्फ हाइट, विड्थ, ये चीजें वेरी कर रही हैं, ठीक है। और जितनी भी शेप्स हैं उस तरह की चीजें क्रिएट हो रही हैं। आप देख रहे हैं बॉक्सेस की बहुत सी शेप्स होती हैं, ठीक है, लिमिटेड नहीं होती। थोड़ी सी वैल्यू चेंज करें तो शेप जो है वो थोड़ी सी वेरी कर जाएगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली, हम कहते हैं क्लास हमें एक ऐसी टेम्पलेट होती है जिससे हम रिलेटेड हर तरह की चीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये चीज है, ये बॉक्स, ये एक क्लास है और ये जो तमाम मैंने शेप्स बनाए ये उसके इंस्टेंसेस हैं। सिंगल यूनिट क्लास का एक इंस्टेंस। एग्जैक्टली, ठीक है, उसका एक सिंगल यूनिट होगा और यही इंस्टेंस जब एक प्रॉपरली वर्किंग कर रहा होगा, प्रॉपरली उसने वो कोई ना कोई चीज परफॉर्म कर रहा होगा, तब ये ऑब्जेक्ट्स हैं। मगर जनरल टर्म्स में आप कहोगे ये तमाम के तमाम इंस्टेंसेस हैं बॉक्स क्लास के। मगर जब ये लोग कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, मेमोरी के अंदर ऑक्युपाई करके बैठे होते हैं, ठीक है, तो तब हम बात करते हैं कि ये इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं।
ठीक है। तो मेटा मॉडल्स और मॉडल्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये बॉक्स, इस बॉक्स को आप किससे रिप्लेस कर देंगे कि ये एक मेटा मॉडल है, ठीक है। ये एक मेटा मॉडल है, आपने बॉक्स को रिप्लेस कर दिया इससे, और ये जितनी मैंने शेप्स बनाई ये इसके मॉडल्स होंगे, ठीक है। तो इनका रिलेशनशिप बिल्कुल जो है वो क्लास और इंस्टेंस के जैसा है, मॉडल्स का और मेटा मॉडल्स का, क्योंकि इसके अंदर तमाम के तमाम डेफिनेशंस हैं मॉडल्स के मॉडल्स ने किस तरह से बनना है। अब इन बॉक्सेस ने किस तरह से बनना है ये हमने इस बॉक्स क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है, हमने लेंथ विड्थ डिफाइन की हुई है। तभी हम अगर लेंथ विड्थ को वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत से इंस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। इसी तरह से मेटा मॉडल के अंदर हर चीज डिफाइंड है, ठीक है। तो जब भी हम लोगों ने उसका कोई इंस्टेंस क्रिएट करना है, कोई मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो उसी मॉडल के अंदर से उसी मॉडल्स की डिटेल्स को यूज करते हुए बनाया जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि अब मेटा मॉडल की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी, ठीक है, एक मॉडलिंग लैंग्वेज होगी, और वो बेसिकली यूएमएल है, ठीक है। अब उस लैंग्वेज से रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो किसमें बताई जाएंगी, मेटा मॉडल में, यानी कि उसके भी पेरेंट के अंदर, ठीक है, या वो भी किसी का इंस्टेंस होगा, यानी कि यही जो मेटा मॉडल अभी हमने लिखा है इसका भी एक फर्दर जो है वो मेटा मॉडल होगा, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, मेटा मॉडल। और इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें होंगी, जिसमें हम कह रहे हैं, और कौन सी लैंग्वेज, मॉडलिंग लैंग्वेज, के मॉडल्स को मॉडल करने की जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो एक हम स्टेप जो है वो एक फर्दर बैकवर्ड जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं वो उसका क्या होगा, मेटा मॉडल होगा, ठीक है। उसके अंदर हम लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। अगर उसी के अंदर डिस्क्राइब कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, कि उसी के अंदर हमारे पास ओवरऑल डेफिनेशंस है, उसी के अंदर बाकी तमाम की तमाम हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं, मॉडल्स की एब्स्ट्रैक्टेड सिंटेक्स रखा हुआ है, ठीक है, रिलेशनशिप्स रखे हुए हैं, कंस्ट्रेंट्स लगाए हुए हैं, तमाम की तमाम चीजें रखी हुई हैं, ठीक है। और साथ साथ अगर हम लोग उसका यूएमएल या मॉडलिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स भी रख देंगे तो हमारे लिए वहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी, तो हमने फर्दर उसकी एक सेपरेट लेयर क्रिएट कर दी, और उस लेयर को हमने क्या कह दिया, मेटा मॉडल, ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली हम लोग सेपरेटली मॉडलिंग लैंग्वेज से रिलेटेड चीजों को डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। तो मेटा मॉडल या मेटा मॉडल की तरफ भी जाएं, ठीक है, तो वो डिस्क्राइब कर रहा होगा एक मेटा मॉडल को, ठीक है। सपोज अगर हम मेटा मॉडल की बात कर रहे हैं तो वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो एक मेटा मॉडल को डिस्क्राइब कर रहा है। और जो मेटा मॉडल है, ठीक है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये एक सिंपल मॉडल को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। और मॉडल जो है वो किसी ना किसी डोमेन ओरिएंटेड होगा, किसी न किसी डोमेन को, रियल वर्ल्ड एलिमेंट्स को, जो रियल वर्ल्ड में चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनके एक स्पेसिफिक डोमेन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर आप इनके अंदर की बात करें तो एक मेटा मॉडल के अंदर बहुत से मेटा मॉडल के एलिमेंट्स होते हैं, इस तरह से एक सिंपल मॉडल के अंदर मॉडल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक हो गया। और इस तरह से डोमेन के अंदर हमारे पास तमाम के तमाम जो रियल वर्ल्ड में हैपनिंग्स हैं या रियल वर्ल्ड के फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, या आर्किटेक्चर्स हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये एक जनरल जो था वो ग्राफिकल व्यू था, जो भी हम लोगों ने पीछे चीजें पढ़ी हैं जी। तो क्यों जरूरत पड़ी है हमें मेटा मॉडलिंग पढ़ने की या मेटा मॉडलिंग के रिलेटेड नॉलेज गेन करने की, ठीक है। तो बच्चों एमडीएसडी के कुछ बहुत से चैलेंजेस हैं, और एक चैलेंज जो था वो मॉडल्स क्रिएशन था, या ओवरऑल मॉडल्स से रिलेटेड हम इसमें एमडीएसडी के अंदर बात करते हैं। दैट्स व्हाई मेटा मॉडलिंग की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि एमडीएसडी डील कर रहा है, और कि इन तमाम चैलेंजेस को अचीव करने के लिए जो नीचे भी लिखे हुए हैं हमें मेटा मॉडलिंग की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है, जो नीचे तमाम के तमाम हम लोगों के पास कंटेंट प्रोवाइडेड है, इस तमाम के तमाम ये हमारे पास बच्चों मतलब के गोल्स हैं या चैलेंजेस हैं जो कि हम लोगों ने अचीव करने हैं एमडीएसडी के कॉन्सेप्ट के अंडर। तो इस तमाम के अंदर मेटा मॉडलिंग अपना बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। पहला है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए हमें मेटा मॉडल की जरूरत है। तो मेटा मॉडल
डिस्क्राइब द एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ऑफ सच अ लैंग्वेज। तो कोई भी जो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी तो मेटा मॉडल उसके सिंटेक्स को डिस्क्राइब कर रहा होगा। तो अगर हम लोगों ने डीएसएल्स को कंस्ट्रक्ट करना है तब हमें किसकी जरूरत है, मेटा मॉडल्स की जरूरत है। मॉडल वैलिडेशन, जब आप लोगों ने मॉडल्स को वैलिडेट करना होता है, यानी कि वो प्रॉपर वैलिड है या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल हम कंस्ट्रेंट लगा देते हैं एक मॉडल के ऊपर ट्रू का, कि अगर वो ट्रू होगा तभी हमारा मॉडल वेरीफाई होता है, वरना वेरीफाई नहीं होता, ठीक है। तो अब वो कंस्ट्रेंट या ओवरऑल मॉडल के ऊपर कंस्ट्रेंट कहाँ पर लगाए जाएंगे, मेटा मॉडल के अंदर लगाए जाएंगे। ये जो ट्रू का कंस्ट्रेंट लगेगा ओवरऑल मॉडल के ऊपर, ताकि उसके जितने भी इंस्टेंसेस हैं जो कि मेटा मॉडल के इंस्टेंसेस होंगे, मेटा मॉडल के इंस्टेंसेस कौन होंगे, मॉडल्स ही होंगे, ठीक है। तो मेटा मॉडल्स के जितने भी इंस्टेंसेस हैं उनको वैलिडेट अगर हमने करना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी कहाँ पे लगाए जाएंगे, मेटा मॉडल के अंदर लगाए जाएंगे, ठीक है। तो वैलिडेशन भी किस तरह से होगी, मेटा मॉडल्स के थ्रू होगी, मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। ये आप लोगों ने काफी हद तक जो है वो देखा हुआ है, ठीक है। सच ट्रांसफॉर्मेशंस आर डिफाइंड एज मैपिंग रूल्स बिटवीन टू मॉडल्स, ठीक है। दो मेटा मॉडल आपस में एक दूसरे के साथ मैप किस तरह से करें, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है। हमने कहा इंडिपेंडेंट होगा तभी उसका स्पेसिफिक वर्जन या स्पेसिफिक मॉडल जो है वो क्रिएट होगा जी। तो ये जो मैपिंग हो रही है एक मॉडल से दूसरा मॉडल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे कास्केडिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है, कि एक मॉडल से हम कोई इन्फो लेते हैं, देन जो है वो हम नेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, नेक्स्ट के अंदर मैप करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैपिंग रूल्स हैं ये भी हमारे पास मेटा मॉडल्स के अंदर डिस्क्राइब किए जाते हैं। कोड जनरेशन यानी कि टेम्पलेट्स जो हमारे पास हैं वो भी हमें मेटा मॉडल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस की जो टेम्पलेट्स होंगी या कोड जनरेशन होगी वो भी हमें मेटा मॉडल्स से प्रोवाइड की जाएगी। टूल इंटीग्रेशन, अच्छा, अब टूल इंटीग्रेशन यानी कि अगर हम मल्टीपल टूल्स को यूज कर रहे हैं उनका आपस में इंटीग्रेट करना, ठीक है, उनका आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है। उसकी इंटीग्रेशन में कोई मसले मसाइल ना आना। तो ये तमाम के तमाम भी हमारे पास मेटा मॉडल के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो एक अगर मेटा मॉडल हम लोग अपनी डोमेन से ओरिएंटेड चूज कर रहे हैं तो हमें पता होगा इसके लिए कौन कौन से टूल्स जो है वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेबल है, ठीक है। तो टू इंटीग्रेशन में बेस्ड ऑन द मेटा मॉडल, मॉडलिंग टूल्स कैन बी अडेप्टेड टू द रिस्पेक्टिव डोमेन। जो भी डोमेन चूज की और जो भी मेटा मॉडल आपके पास है उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए आप मॉडलिंग टूल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मॉडलिंग टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर आप उनमें से किसी को भी अडॉप्ट जो है वो कर। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।